तो एक न्यू चैप्टर के साथ आज के लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी हम करेंगे, लेकिन हम पहले बेसिक पार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन वाला पार्ट भी हम करेंगे कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है बेटा आपका जेनेटिक्स का चैप्टर। और जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हम एप्लीकेशन पार्ट है, जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं, तो जेनेटिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो पार्ट है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और तीसरा पार्ट है बेटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है। ट्रांसमिशन जो जेनेटिक्स का पार्ट है, इसी को हम क्लासिकल या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। जो मेन पार्ट आपके चैप्टर में दिया हुआ है वो कौन सा है? मेंडेलियन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। थोड़ा बहुत लिटिल बिट पार्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपके इसमें दिया हुआ नहीं है। लिटिल बिट आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही कुछ पार्ट इसका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक और क्राइटेरिया होता है कि हम जेनेटिक्स को एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन। मतलब मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, एंड मेंडल की जेनेटिक्स के बाद का जो डिस्कवरीज हुए हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें? पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के केस में। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पार्ट है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, उसके बाद मेन पार्ट आता है क्लासिकल जेनेटिक्स। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरुआत नहीं करेंगे, हम पहले मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत लिटिल बिट पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो हमें बताएगी कि ट्रेट कैसे इनहेरिट होते हैं, कैसे वेरिएशन आती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पीछे मॉलिक्यूलर बेस क्या है उसका, हमें ये तो पता है कि सेल के अंदर कोई कंटेंट है जिसके थ्रू जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बायोमोलिक्यूल है क्या। अब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रिसर्च स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था प्रोटीन और डीएनए के केस में, कि वेदर प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, फिर उनको क्लैरिफाई हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के केस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ वायरसेस का एक्सेप्शन आया। कुछ वायरसेस में क्या होता है बेटा? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। इन सम वायरसेस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन सभी वायरसेस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है। इनको अगर हम हटा दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा? डीएनए करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डीएनए किससे बना है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें देखनी है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर हम आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए है क्या?
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए क्या है। डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखो डीएनए बनता किससे है? डीएनए को हम कहते हैं, डीएनए होता है ज्यादातर केसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रैंड होते हैं। अब किसके होते हैं दो स्ट्रैंड? ये बनता है बेटा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। किससे बनता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, ये किससे बनता है, इसके क्या कंपोनेंट है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहां से आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट तीन टाइप के हैं। तीन चीजों से मिलकर के आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है पेंटोज सुगर, 5 कार्बन का सुगर है आपका, पेंटोज सुगर है। ठीक है, दूसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट है इसका, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा पार्ट है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब क्वेश्चन क्या आता है कि पेंटोज सुगर कौन सा होगा और नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से होंगे? तो ये मैं आपको बता दूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम डीएनए और आरएनए दोनों को एक साथ लेकर के चल लेते हैं। तो पेंटोज सुगर जो होता है वो डीएनए में तो होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर और आरएनए में होता है राइबोज सुगर। न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के सुगर है, राइबोज सुगर एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर। राइबोज सुगर होता है आरएनए के केस में और डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है बेटा डीएनए के केस में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सुगर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम दें तो 5 कार्बन का सुगर है, यहां पे ऑक्सीजन होता है। इस तरीके से आपको शेप बनानी है, ये रिंग बना करके आपको नंबरिंग डालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो इसका 5th कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, CH2OH ग्रुप होता है, ये 5th कार्बन होता है। ठीक है, राइबोज सुगर और डीऑक्सीराइबोज सुगर में सेकंड पोजीशन पे डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? सेकंड सुगर पे आरएनए के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन जब डीएनए के केस में सुगर की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? डीऑक्सी, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकालना है। अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? हाइड्रोजन। इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज सुगर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड पोजीशन पर इसमें H आएगा, नीचे क्या आएगा? H। 5th पोजीशन एज सच है CH2OH, कोई चेंज नहीं है। नंबरिंग बाकी की बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेंज आया और वो चेंज क्या था? सेकंड पोजीशन पे। कहाँ चेंज था बेटा? सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये था आपके दो टाइप के सुगर है, राइबोज सुगर एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर। राइबोज सुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज सुगर डीएनए में होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? राइबोज सुगर में 2' OH ग्रुप होता है, मतलब सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बेटा इसमें। और डीऑक्सीराइबोज सुगर में 2' OH ग्रुप नहीं होता है। बाकी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, डिटेल आपको नहीं करनी है, इतना ही बता रही हूं मैं आपको।
ठीक है, तो ये तो थे आपके शुगर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? प्यूरिन्स होते हैं 9 मेंबर्ड और ये 9 मेंबर मिलकर के डबल रिंग बनाते हैं। प्यूरिन होता है बेटा 9 मेंबर और ये 9 मेंबर मिलकर के डबल रिंग बनाते हैं। लेकिन अगर हम पायरिमिडीन्स की बात करें तो ये होते हैं 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर होते हैं इसमें और ये 6 मेंबर मिलकर के एक सिंगल रिंग बनाते हैं, एक ही रिंग बनाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो प्यूरिन की हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये प्यूरिन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसके केस में डबल रिंग होती है। क्या होती है? डबल रिंग। पायरिमिडीन्स जो होते हैं इनमें 6 मेंबर होते हैं, लेकिन ये 6 मेंबर मिलकर के एक ही रिंग बनाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है 9 मेंबर डबल रिंग बनाता है, पायरिमिडीन्स होते हैं 6 मेंबर्ड, वो सिंगल रिंग बनाते हैं। तो इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, प्यूरिन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, पायरिमिडीन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब प्यूरिन कौन कौन से हैं और पायरिमिडीन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। प्यूरिन्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के प्यूरिन्स होते हैं। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को अल्फाबेटिकल सिंबल देना हो तो हम कैपिटल ए कहेंगे और ग्वानिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो एडेनिन प्यूरिन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ये दे रहे हैं, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? शुगर से आप कनेक्ट करोगे तो हमेशा स्मॉल रिंग से कनेक्ट करना है, ये चीज आप ध्यान रखना। वो आपको देखना पड़ेगा कि शुगर इधर है या इधर है, तो उसके बेसिस पर छोटे रिंग के साथ आपको शुगर अटैच करना है। तो एडेनिन को दिखाने के लिए इस सिंबल के अंदर आपको लिखना है कैपिटल ए। ऐसे ही ग्वानिन को दिखाना हो तो इसी सिंबल में आप क्या लिखोगे? कैपिटल जी। क्या लिखोगे? कैपिटल जी। तो ये होती है इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दोनों के दोनों प्यूरिन डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। एडेनिन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी, और ग्वानिन जो है वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। अब हम बात करते हैं पायरिमिडीन्स की। पायरिमिडीन्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इनके पास 3 टाइप के पायरिमिडीन्स होते हैं। कौन कौन से? साइटोसाइन, थाइमीन एंड यूरासिल। थाइमीन को हम 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है, ध्यान रखना, 5 मिथाइल यूरासिल। यूरासिल में अगर हम 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थाइमीन में। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइटोसाइन दिखाना हो तो स्क्वायर में सी सिंबल लिख दो, थाइमीन दिखाना हो तो स्क्वायर में टी सिंबल लिख दो, यूरासिल को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर में यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और अल्फाबेटिकल सिंबल देना हो तो इसको कैपिटल सी से, इसको कैपिटल टी से और इसको कैपिटल यू से। एक चीज और ध्यान रखना, क्या? साइटोसाइन तो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, ध्यान देना, डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्यूरिन थे, दोनों के दोनों प्यूरिन भी डीएनए में भी थे और आरएनए में भी, लेकिन थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है और
आरएनए में थाइमीन जहां पे आना चाहिए उसकी जगह पे क्या आएगा, यूरासिल। ध्यान देना, थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है बेटा और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। बाकी बच गए आपके 3 नाइट्रोजनस बेस, 2 प्यूरिन और 1 पाइरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पाइरिमिडिन कौन सा, साइटोसाइन। ये तीनों दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब अगर हम डीएनए में बात करें कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन से हैं, एटीजीसी रूल बोलते हैं। ठीक है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन। एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसाइन होता है। और आरएनए में इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन कौन से, एयूजीसी। थाइमीन जहाँ पे है वहां इसमें क्या आ जाएगा बेटा, यूरासिल आ जाएगा। हालांकि एडेनिन है, एडेनिन इसमें भी है, ग्वानिन दोनों में है, साइटोसाइन दोनों में है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और 4 नाइट्रोजनस बेस आपके आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके नाइट्रोजनस बेसिस का सिंबल। अब मैं आपको बताती हूँ फॉस्फेट का सिंबल, कि फॉस्फेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉस्फेट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो क्या है, पी लिख करके सर्कल बना दो। ठीक है, पी लिख करके क्या बनाना है, सर्कल। लेकिन इसके स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फॉस्फोरस के साथ एक तो ऑक्सी ग्रुप अटैच होता है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। 3 क्या अटैच होते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। इसको हम ऑर्थोफॉस्फेट भी कहते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इसको मिलाकर के हमें क्या करना है बेटा, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर के हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। अब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी वो हमें अब डिस्कस करना है। तो देखें, अब हमें देखना है कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी। अब फिर जब 2 न्यूक्लियोटाइड चेन हम बना लेंगे तो उनको डीएनए बनाने के लिए हम कैसे बाइंड करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट 2 लेक्चर तो इसमें लगेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक देख लो। एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, मतलब जब हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बाइंड करा देते हैं तो क्या बनता है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम आपस में बाइंड करा देंगे तो क्या बनेगा बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा, जब हम एक न्यूक्लियोसाइड में क्या अटैच कर देते हैं, फॉस्फेट अटैच कर देते हैं। जब हम एक न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना, ये भी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ये पढ़े, तो फॉस्फेट तो समझ में आ गया। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब हम एक शुगर के ऊपर क्या अटैच कर दें, नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दें, तब आपका क्या बनता है बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक शुगर लेंगे, डीएनए बनाना चाह रहे हो तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए बनाना चाह रहे हो तो राइबोज शुगर। ठीक है, उसके साथ क्या अटैच करना है, नाइट्रोजनस बेस अटैच करना है। सबसे पहले शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच करना है। जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, और एक बार आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाए तो उसके साथ क्या अटैच करना है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करोगे तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर हमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बाइंड कराना है। पहले 2 को बाइंड कराया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, तो ऐसे करके हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि शुगर के ऊपर नाइट्रोजनस बेस हम कैसे अटैच करें, फिर न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनेगा। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनानी है। सबसे पहले हम शुगर लेंगे, शुगर सेंट्रल मॉलिक्यूल है, शुगर के ऊपर हमने अटैच कर दिया नाइट्रोजनस बेस। ठीक है,
फिर जब इन दोनों को हमने बाइंड करा दिया तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड पे हम क्या अटैच कर देंगे, फॉस्फेट। जब हमने एक न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट अटैच करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब हमने न्यूक्लियोटाइड बना लिया, अब हम इस न्यूक्लियोटाइड को किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करेंगे तो ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर डाई न्यूक्लियोटाइड पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ट्राई न्यूक्लियोटाइड पे एक और ऐड कर देंगे तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से जब हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब इसके स्ट्रक्चर्स बना करके और हम दिखाएंगे कि शुगर पे कहाँ अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट कहाँ अटैच होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।